अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। इस वक्त रात के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सारा दिन पढ़ाने के बाद इसी टाइम मुझे टाइम मिलता है। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे स्टैंड अप में आने वाला ये चैप्टर तो काइंडली कंप्लीट करा दें। तो मैंने कहा इंशाल्लाह बच्चों के लिए ज़रूर ये काम करूँगा। तो कुछ भी नहीं कहता बच्चों आपसे, सिर्फ ये कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अच्छा सा कमेंट कर दो। उससे ये होता है कि एनर्जी मिलती रहती है। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। अब ये करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर करने लग जाना है और फिर पता नहीं रात के कितने बज जाएंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे लॉज टू प्रोटेक्ट यूज़र प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 6.4। इससे पिछली वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 6.3 कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। तो बच्चों देखो, ये जो आजकल का दौर है जिसको हम डिजिटल एज कहते हैं, यहाँ पर आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे मौजूद होती है। आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आप कोई ना कोई उसको लॉगिन डिटेल्स देते हो, अपना ईमेल पासवर्ड देते हो। ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो अपने पास सेव रख लेती हैं। या फिर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहाँ पर आपने कुछ अपलोड करना है, कुछ करना है, तो वो आपको क्या कहते हैं कि आप अपनी ड्राइव्स की, अपनी गैलरी की, अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसकी एक्सेस दें। आप उसकी एक्सेस देते हो, फिर मतलब वो अंदर घुस सकते हैं उसके अंदर। वो आप चाहें तो मिसयूज़ भी कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो अपने कमर्शियल पर्पज़, एड्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। आपको इस बात का पता ही नहीं है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ कुछ कानून मौजूद हैं जिनको हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए कुछ हमारे पास लॉज मौजूद हैं जो हम आगे जाकर इसी लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इसके अंदर भी सारी यूज़र प्राइवेसी में वही बातें आ जाएंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि कहीं भी आप विज़िट करते हो तो आप लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो वेबसाइट मांगती है। ठीक है। वेबसाइट की तरफ से आपका पर्सनल डेटा मांगा जाता है जिसके अंदर आप लोगों की ईमेल, पासवर्ड, लोकेशन की एक्सेस हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। ठीक है। जैसे कि आप कहीं भी विज़िट करते हो ना किसी वेबसाइट पे, तो आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते हो। जैसे आप सहरा में चलते हो तो आप लोगों के कदमों के निशान रह जाते हैं पीछे। इसी तरह जब आप किसी वेबसाइट पे विज़िट करते हो तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पर अपना डेटा छोड़ जाते हो, कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ जाते हो जिसको हम कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो उनको अब कोई मिसयूज़ ना करे, इसलिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। फिर वही बात, आगे जाके हम वो लॉज पढ़ेंगे। तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपकी इजाज़त के बगैर कोई इंसान यूज़ ना कर सके या कोई वेबसाइट ना यूज़ कर सके, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये यूज़र प्राइवेसी है। ठीक है। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो तो ऐसे नहीं करती जैसे गूगल वगैरह है या बाकी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी लोकल वेबसाइट्स होती हैं इन पर आप एतबार नहीं कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि आपका जो मोस्टली डेटा है वो एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ChatGPT है, आप उसके ऊपर बड़े शौक से अपनी इमेजेस अपलोड करते हो। जो पिछले अरसे में कुछ ट्रेंड बना हुआ था गिबली आर्ट का, वो जो आपकी पिक्चर को कार्टून में चेंज करके देते हैं, हर बंदा जो है वो प्रोफाइल पिक्चर लगाता है, सारा कुछ। तो वो आपको फ्री में तो ऑफ़र कर रहे हैं, वो आपसे पैसे तो नहीं ले रहे, लेकिन वो आपसे आपका डेटा ले रहे हैं जिसको वो अपने एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ChatGPT देखें दिन ब दिन क्या होती जा रही है, बेहतर से बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो मीन्स कि ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो रहा है, उनका एल्गोरिदम जो है वो ज़्यादा ट्रेन हो रहा है, उनको ज़्यादा हेल्प मिल रही है। ठीक है। तो आप लोगों के पर्सनल डेटा को, आप लोगों की प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए ये लॉज जो हैं वो बनाए गए हैं। ये लॉज मेक श्योर करते हैं कि आपका पूरे का पूरा कंट्रोल हो आपके डेटा के ऊपर जो भी कहीं पर अपलोडेड है। किसी भी वक्त आप वेबसाइट्स को कह सकते हो कि भाई बताओ मुझे कि मेरा कौन कौन सा डेटा आपने स्टोर किया हुआ है। ठीक है। या आप कह सकते हो कि भाई मेरा डेटा जो है वो डिलीट करो अपने पास से। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये पहले लफ्ज़ पे गौर करें, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस, ब्रेन। यानी कि अगर कोई इंसान कोई भी काम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए करता है, जैसे कि वो कोई पोएम लिखता है, वो कोई बुक लिखता है, या वो कोई सिंगर है, या वो कोई भी आर्टिस्ट है, या वो फोटोग्राफर है, या वो कोई वीडियोग्राफर है, वो कुछ भी है, उसने कोई इन्वेंशन की है, वो साइंटिस्ट है, कुछ भी है, तो उसका जो काम है वो सिक्योर रहे, उसको उसके भरपूर क्रेडिट्स दिए जाएं।
अगर कोई बंदा मेहनत से वीडियो बनाता है और कोई और बंदा जो है उसकी वीडियो को चुरा के अपने चैनल पे या अपने नाम से अपलोड कर देता है, तो उसके खिलाफ ये लॉस जो हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे और जो भी उसकी पनिशमेंट होगी वो उनको दी जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि कोई किसी का काम सिक्योर नहीं है तो कोई बंदा मेहनत क्यों करेगा? उसको पता है कि भाई मैं दिन रात लगा के इस प्रोजेक्ट पे काम करूँगा और कल को ये कोई और बंदा चुरा के अपने नाम से पब्लिश कर देगा और कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि जो कोई भी बंदा अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए कोई काम करता है तो हम कहते हैं ये क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो उसने अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए बनाई है। ठीक है, ऐसे इस बात को आपने याद रखना है। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी, जंगल का कानून होगा, तो किसी भी इंसान का काम करने का दिल नहीं करेगा, कुछ भी नया इन्वेंट करने का दिल नहीं करेगा, कोई नई बुक लिखने का दिल नहीं करेगा। उसको पता है कि भाई मैं दिन रात लगा के ये काम करूँगा और कल को कोई और आके सारा कॉपी करेगा और सारे का सारा क्रेडिट ले लेगा अपने नाम से पब्लिश करके। ठीक है, तो इसलिए ये लॉस जो हैं ये ज़रूरी हैं ताकि जो भी बंदा मेहनत करता है उसको उसका रिवॉर्ड दिया जाए। जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे अगर किसी के मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी बुक की PDF पकड़ी जाए तो उसको बहुत हैवी जुर्माना होता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि फ़ायदा पहुँचाओ उस शख्स को जो इसका राइटर है, यानी कि आप इसकी हार्ड कॉपी ख़रीदो ताकि इसके राइटर को पैसे जाएँ। तो बाहर के कानून जो हैं वो ऐसी चीज़ों को लेके बहुत सख्त होते हैं और होने भी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड यूज़। यहाँ पर फिर दोबारा से यूज़र प्राइवेसी है। फिर वही बात कि ऐसे लॉज जो प्रोटेक्ट करते हैं यूज़र की प्राइवेसी को, कि कोई भी जो बंदा है वो लॉ के अगेंस्ट जाके एक्सेस लेके इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना निकाल ले और उनको आगे बेचे नहीं, कोई फ्रॉड में इस्तेमाल ना करे, कोई ऐसा काम ना करे। ठीक है, उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि कोई भी काम किसी इंसान का जो उसने अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए किया है, चाहे वो कोई इन्वेंशन हो सकती है, कोई उसने बुक लिखी हो, ऐसा हो सकता है, कोई उसने पिक्चर्स क्लिक की हो, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, प्लॉट वगैरह होते हैं, घर होते हैं, जायदादें, ज़मीनें होती हैं ना, तो इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो उस बंदे ने बनाई हो अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है, कोई भी उसने बुक लिखी है, वीडियो बनाई है, कोई नई चीज़ ईजाद की है। तो फिर से वही बात कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज अगर नहीं होंगे तो जो भी लोग काम कर रहे हैं, नई नई इन्वेंशंस कर रहे हैं, वो डिसहार्ट होंगे और उनका काम करने का दिल नहीं करेगा, डिस्करेज होंगे वो कि कल को आके कोई बंदा अपने नाम से ये चीज़ें मार्केट में ले आएगा कि मैंने बनाई हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा उसको। ठीक है बच्चों, तो अब जो मैंने कहा था कि हम लॉज भी पढ़ेंगे, अब हम चलते हैं उन लॉज की तरफ। कंप्यूटर रिलेटेड लॉज, तो बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड लॉज जो हैं वो डिफरेंट किस्म की कंट्रीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पर कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं। तो ये जो एक्ट है ये भी क्या होता है, लॉ ही होता है। ये एक्ट और लॉ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। लॉ होता है कानून, लेकिन जब एक प्रॉपर पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पेश किया जाता है कि ऐसा कर दिया जाए, प्रॉपरली इसको हमारी कंट्री में नाफिज कर दिया जाए, जब पूरी पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या बन जाता है, अब वो एक एक्ट बन जाता है कि ये अलाउ है, ये अलाउ नहीं है, और हो सकता है कि उसके अंदर फिर पनिशमेंट भी तजवीज़ की जाए कि ऐसा करने पे इतने साल की सज़ा होगी या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट, CFAA। ये जो कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट है ये किसको डील करता है कि अगर कोई बंदा आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वैसे ही घुसता है, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करता है, जैसे हैकर्स वगैरह करते हैं, तो उनको ये एक्ट डील करता है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर पे फ्रॉड वगैरह होते हैं या कोई आपको अब्यूज़ करता है तो वो सारी बातें भी कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट CFAA के अंडर आती हैं। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR जो है वो लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इस बात को मेक श्योर करता है कि लोगों की एक्सेस हो, लोगों का कंट्रोल हो अपने डेटा के ऊपर जो किसी भी वेबसाइट पर सेव है। जैसे कि कुछ जगहों पर नेसेसरी होता है ना, आपको लॉगिन डिटेल रखनी पड़ती हैं, जैसे कि गूगल वगैरह हैं, ये तो सारी सेफ चीज़ें हैं। तो कंट्रोल प्रोवाइड करता है ये यूज़र को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। क्या मतलब है इस बात का, मैंने पहले भी बताया है कि जब यूज़र चाहे पूछ सकता है कंपनी से कि भाई आपके पास मेरा कौन कौन सा डेटा जो है वो स्टोर है,
या फिर उनसे कह सकता है कि जितना भी मेरा डेटा आपके पास स्टोर है उस सारे को आप डिलीट कर दो, ख़त्म कर दो अपने रिकॉर्ड से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन डील करता है? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR, कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये इसका मेन काम है, मैंने बता दिया कि कैसा कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA। जितने भी कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू डिजिटल कंटेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई यूट्यूबर है वो डिजिटल कंटेंट बनाता है यानी कि वीडियोस बनाता है, तो अगर तो कोई उसकी आके वीडियोस चुराएगा तो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट जो है वो डिफाइन करेगा उसको कि ये सही किया है इसने या गलत किया है, या जो भी उसकी पनिशमेंट रखी गई होगी वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। ठीक है, तो इन सारों की बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बैठ के इनके रट्टे नहीं मारने। अगर आपके पेपर करीब है तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, कोई से 3 आपने इनके नाम याद कर लेते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर रिलेटेड लॉज जो है वो मौजूद हैं। कोई से 3 आपने अच्छी सी इनकी हेडिंग्स तैयार कर लेनी है और अंदर आपको पता होना चाहिए, अगर पूछा जाए तो आपने अंदर भी, अगर कहा जाए ब्रीफली एक्सप्लेन, तो अंदर भी आपने फिर 2-2 लाइनें जो हैं वो लिख लेनी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस प्राइवेसी एक्ट ECPA। अब ये ECPA क्या है? ये बेसिकली USA बेस्ड है। ठीक है, USA का ये लॉ है। जितनी भी आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशंस होती हैं, व्हाट्सएप पे होती हैं, ऑडियो कॉल्स होती हैं, या आपकी फेसबुक इंस्टा पे आपकी कोई चैटिंग वगैरह होती है, उन सारों को कौन सिक्योर बनाता है? ECPA। इस बात को मेक श्योर करता है कि कोई भी थर्ड पर्सन जो है वो आपके डेटा को रीड ना कर सके। आप जिससे बात कर रहे हो सिर्फ वही देखे, दरमियान में अगर कोई तीसरा बंदा अनऑथराइज्ड एक्सेस लेता है आपके डेटा की तरफ या आपके मैसेज को रीड करने की कोशिश करता है, तो ECPA जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लेगा। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे आप देखते हो लिखा हुआ होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका क्या मतलब होता है कि ये आप हो, ये सेंडर है, कोई मैसेज भेजा आपने, ये जा रहा है, ठीक है, और ये रिसीवर है, आपका फ्रेंड है जिसने मैसेज देखना है। तो एक ये एंड है, एक ये एंड है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब है कि यहाँ से वहाँ तक जो डेटा जा रहा है इसको दरमियान से कोई बंदा रीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिए एंड टू एंड इनक्रिप्शन का क्या मतलब है। अच्छा, आप कह रहे होगे कि ये जो कॉल्स वगैरह ट्रेस हो जाती हैं ये कैसे होती हैं? तो जो भी पुलिस वगैरह होती है या कोई भी इदारा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर होता है तो वो कोर्ट से परमिशन लेता है कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके खिलाफ इस तरह के इदारे जो हैं वो एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वो स्टेट की बात है या किसी पर्सनल बंदे की वेल बीइंग के लिए ही किया जा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास आगे है टेली कम्युनिकेशंस इंटरसेप्शन एंड एक्सेस एक्ट। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया है, वो USA बेस्ड था, ये ऑस्ट्रेलिया है और बाकी कंट्रीज में भी ये काम करता है। इसका काम भी वही है कि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा जो है वो आपकी जो ऑनलाइन आपके पास कॉल होती है या चैटिंग होती है उसके अंदर ना घुस सके, ठीक है, उसको रीड ना कर सके। उसके बाद है पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एक्ट PIPEDA। तो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं कनाडा के अंदर, उन पर चेक एंड बैलेंस रखता है कि वो किस तरह डेटा कलेक्ट करेंगी, कैसे यूज़ करेंगी, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करेंगी या नहीं करेंगी, या कब करेंगी, कैसे करेंगी। तो ये सारी चीज़ें कौन डील करता है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक्ट PIPEDA। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कंप्यूटर क्राइम्स एक्ट। वेरियस कंट्रीज़ में ये इम्प्लीमेंटेड है। मैनी कंट्रीज़ हैव इनेक्टेड लॉज। इनेक्टेड लॉज का मतलब होता है जो ऑफिशियली पास हुए होते हैं, ठीक है, वो लॉज जो ऑफिशियली पास हुए होते हैं उनको कहते हैं इनेक्टेड लॉज। स्पेसिफिकली एड्रेसिंग कंप्यूटर क्राइम्स इनकम्पसिंग ऑफेंसेस सच एज अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा इंटरफेरेंस एंड सिस्टम इंटरफेरेंस। इसमें भी सारी वही बातें हैं कि जितने भी कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं, इंटरनेट के थ्रू क्राइम्स होते हैं, कोई बंदा किसी के कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में प्राइवेसी डिस्टर्ब करता है, तो उसके खिलाफ कौन सी लॉज मौजूद हैं? कंप्यूटर क्राइम्स एक्ट मौजूद है। चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट COPPA। तो ये लॉ कहता है कि जितने भी बच्चे 13 साल से कम उम्र के हैं, कोई भी वेबसाइट उनसे फोर्सफुली डेटा नहीं ले सकती या उनके डेटा को अपने पास अनएथिकली स्टोर नहीं कर सकती और उसको कहीं पर यूज़ भी नहीं कर सकती विदाउट द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट। ठीक है, तो बच्चों से रिलेटेड ये लॉ मौजूद है। उसके बाद है बच्चों साइबर सिक्योरिटी लॉ। ये भी एक बहुत बड़ी टर्म है, जनरल टर्म है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चाइना हैज़ इनेक्टेड, यानी कि चाइना ने क्या किया हुआ है? ऑफिशियली पास किया हुआ है लॉ को, साइबर सिक्योरिटी लॉ
टू रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस एक्टिविटीज़। साइबर स्पेस एक्टिविटीज़ का मतलब है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो इंटरनेट के थ्रू की जाती हैं, ठीक है। जैसे साइबर क्राइम का क्या मतलब है कि वो तमाम क्राइम्स, फ्रॉड आ सकता है, हैकिंग आ सकती है जो इंटरनेट के थ्रू की जाए। तो साइबर स्पेस एक्टिविटीज़ मीन कि इंटरनेट के थ्रू जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उनको रेगुलेट करता है, यानी कि उन पे चेक एंड बैलेंस रखता है, इंक्लूडिंग डेटा प्रोटेक्शन एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। अब ये जो वर्ड है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब है, यानी कि जितनी भी ऑफिशियली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो सकती हैं, जैसे कि बैंक्स वगैरह हैं या हमारे पास नादरा का सिस्टम है, अगर इनके ऊपर कोई साइबर अटैक करता है, हैकिंग करता है, डेटा निकालता है, तो देखें सारे पाकिस्तान की आइडेंटिटी जो है, हर बंदे का शनाख्ती कार्ड, उसकी पिक्चर्स, उसकी डेट ऑफ बर्थ वो रिवील हो जाएंगी। तो लोगों को, बल्कि पूरी कंट्री को सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, ठीक है। क्रिटिकल मीन्स बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, तो मोस्टली वो बैंक्स के पास, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास ही होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी साइबर रिलेटेड लॉज की जो हमने आज के लेक्चर में स्टडी की हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंप्यूटिंग इनोवेशन को स्टडी करेंगे। इसके अलावा बच्चों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आपके लिए पूरा PDF तैयार किया हुआ है और साथ साथ अपडेट भी कर रहा हूँ, तैयार भी कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को वो PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उसको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही मिनिमम चार्जेस मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से बच्चों हमने कहाँ से आज का लेक्चर शुरू किया है, ये, ठीक है। तो यहाँ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, यूज़र प्राइवेसी क्या होती है, आपको 2-2, 3-3 लाइनें आनी चाहिए। 3 लाइनों में अच्छा एक्सप्लेन हो जाए तो काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर यूज़र प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिर वही बात आ गई। इसके अलावा आपसे ये कहा जा सकता है कि कोई से 3 आप कंप्यूटर रिलेटेड लॉज को ब्रीफली एक्सप्लेन करें या फिर आप क्या करें, उनके नाम लिखें। तो ये आपको आने चाहिए, जो आपको आसान लगें, छोटे लगें, वो आप कर लें। ये बहुत सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, ऐसे लगता है ये एक जैसे ही हैं। कोई बहुत जनरल है जैसे कि हमारे पास ये साइबर सिक्योरिटी लॉ है, और कुछ बहुत स्पेसिफिक है जैसे कि ये चिल्ड्रन वाला है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, कोई से 3 याद कर लें। बीइंग अ टीचर मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए कि आप लोगों की बुक में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है या ये इंपॉर्टेंट नहीं है या ऐसे, लेकिन फिर भी अगर आप पेपर के करीब करीब ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन सारों के रट्टे मत लगाओ, ठीक है। वैसे साइबर सिक्योरिटी लॉज क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, कोई से 2 या 3 आपको अच्छे एक्सप्लेन करने भी आने चाहिए। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो, रिव्यूज़ दे दिया करो कि आपको कैसा लगता है पढ़ाना। इससे कुछ भी नहीं होता, इससे सिर्फ पढ़ाने वाले को एनर्जी मिलती है कि उसने आपके लिए काम करना है। इस वक्त रात के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सारा दिन पढ़ाने के बाद इसी टाइम मुझे टाइम मिलता है। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे स्टैंड अप में आने वाला ये चैप्टर तो काइंडली कंप्लीट करा दें, तो मैंने कहा इंशाल्लाह बच्चों के लिए ज़रूर ये काम करूँगा। तो कुछ भी नहीं कहता बच्चों आपसे, सिर्फ ये कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अच्छा सा कमेंट कर दो। उससे ये होता है कि एनर्जी मिलती रहती है, मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। अब ये करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर करने लग जाना है और फिर पता नहीं रात के कितने बज जाएंगे, ठीक है। तो मैं एफर्ट करूँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को भी मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए जो आप कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।